थैंक्स निधि, तुमने मुझे समझा, वरना मैं तो बिल्कुल टूट सा चुका था। अरे कोई बात नहीं, मैं भी तो अकेली परेशान थी। शायद भगवान हम दोनों की जोड़ी मिलाना चाहता था। राहुल और निधि दोनों की ये दूसरी शादी थी। एक तरफ जहां निधि के पति के दुनिया में ना रहने के बाद ससुराल वालों ने उसे धक्के मारकर निकाला था, तो वहीं राहुल की पत्नी पैसों की खातिर उसे छोड़कर चली गई थी। अब दोनों एक दूसरे का सहारा थे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। शायद भगवान ने हम दोनों को इसीलिए मिलाया कि हम एक दूसरे का दर्द समझ सके। देखो राहुल, जिंदगी ने हम दोनों को बहुत कुछ सिखाया है, तुम्हें भी और मुझे भी, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे साथ रहकर मुझे सच में लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। तुम हर बात को समझ लेती हो बिना कुछ कहे। और तुम भी तो मेरी छोटी से छोटी बात का ख्याल रखते हो। जब भी मैं उदास होती हूँ तो तुम्हें पता चल जाता है। क्योंकि निधि, मैंने भी अकेलेपन को जिया है। मैं जानता हूँ टूटे दिल को सहारे की कितनी जरूरत होती है। सच कहूँ राहुल, मुझे लगता था मैं फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तुमने मेरा भरोसा जीत लिया। और तुमने मुझे जीना सिखाया। मेरी पहली पत्नी ने जो घाव दिए थे, तुमने उन्हें भरने की कोशिश की। हम दोनों एक दूसरे के लिए मरहम है राहुल। तुम्हारे साथ मुझे लगता है कि घर का मतलब सिर्फ 4 दीवारें नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना है। बिल्कुल सही कहा। आज सुबह भी जब मैं परेशान था ऑफिस की वजह से, तो तुमने बिना पूछे ही चाय बना कर दी। और तुमने कल रात मेरे लिए मेरी पसंदीदा मिठाई लाए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं थोड़ी उदास लग रही थी। यही तो रिश्ता है निधि, जहाँ शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, दिल दिल से बात कर लेता है। हाँ राहुल, और अब हम दोनों को मिलकर एक नई शुरुआत करनी है। अपना एक खुशहाल घर बसाना है। एक दिन घर की बेल बजती है और निधि दरवाजा खोलती है तो सामने एक उम्र दराज महिला खड़ी थी, जिनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। बेटा, राहुल घर पर है क्या? जी हाँ, आप अंदर आइए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। निधि राहुल को बुलाने जाती है। राहुल बाहर आता है और उस महिला को देखकर सकते में आ जाता है। आप यहाँ कैसे? राहुल बेटा, मैं रीटा की माँ हूँ, प्लीज मुझे अंदर आने दो। राहुल उन्हें अंदर बुलाता है। रीटा की माँ बैठ जाती है और निधि की तरफ देखती है। बेटा, जरा पानी तो देना। निधि पानी लेने चली जाती है। रीटा की माँ राहुल की तरफ मुड़ती है। राहुल, रीटा कहाँ है? 2 महीने से उसका कोई फोन नहीं आया, ना ही वो घर आई। मैंने उसके नंबर पर कॉल भी किया, लेकिन बंद आ रहा है। मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता? वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें पता होगा ना वो कहाँ है। निधि पानी लेकर आती है और रीटा की माँ को देती है। बेटा, तू यहाँ काम करती है क्या? जी मैं। हाँ, ये घर का काम संभालती है। अच्छा, तो रीटा कहाँ है फिर? वो घर का काम खुद क्यों नहीं संभाल रही? वो बाहर गई है कुछ दिन के लिए। कहाँ गई है? किसके पास गई है? मुझे तो कुछ नहीं बताया उसने। मुझे सच में नहीं पता आंटी जी, वो अचानक चली गई थी। क्या मतलब अचानक चली गई? राहुल, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? निधि चुपचाप खड़ी ये सब देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। रीटा की माँ राहुल की बात सुनते ही लड़खड़ाती है और अचानक जमीन पर गिर जाती है। राहुल, आंटी जी को क्या हुआ? ओ गॉड, पानी लाओ जल्दी से। राहुल तुरंत डॉक्टर को फोन करता है। कुछ देर में डॉक्टर आ जाते हैं और रीटा की माँ की जांच करते हैं। इन्हें होश आ गया है, लेकिन ये बहुत कमजोर है। बीपी भी बहुत लो है। इन्हें किसी तरह का कोई सदमा नहीं लगना चाहिए। समझ रहे हो ना राहुल? जी डॉक्टर साहब, मैं ध्यान रखूंगा। इन्हें आराम करने दीजिए और ये दवाइयां समय पर दीजिएगा। कोई परेशानी हो तो तुरंत फोन करना। डॉक्टर चला जाता है। रीटा की माँ धीरे धीरे आंख खोलती है। रीटा, मेरी रीटा कहाँ है? आंटी जी, अब परेशान मत होइए। रीटा अपनी सहेली के साथ दिल्ली गई है, कुछ दिन में वापस आ जाएगी। सच? वो ठीक तो है ना बेटा? हाँ हाँ आंटी जी, बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा बिजी है इसलिए फोन नहीं कर पाई। निधि चुपचाप एक कोने में खड़ी सब सुन रही थी। उसे राहुल का झूठ बोलना समझ आ रहा था। बेटा, जरा मेरे लिए चाय तो बना दे। जी आंटी जी, अभी बनाती हूँ।
हाँ, ये घर का सारा काम संभालती है, बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा किया जो तुमने इससे रख लिया। रीटा तो घर का काम करना पसंद ही नहीं करती थी। निधि रसोई में चली जाती है। उसका दिल भारी हो गया था। वो समझ गई थी कि राहुल क्यों झूठ बोल रहा था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब इन्हें सच कैसे बताऊं? निधि चाय लेकर आती है और रीटा की माँ को देती है। रीटा की माँ चाय पीते हुए अचानक रोने लगती है। राहुल बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी आंटी जी, बोलिए। बेटा, रीटा मेरी इकलौती संतान है। उसके पिता के जाने के बाद बस वही मेरा सहारा है। लेकिन क्या आंटी जी, आप रो क्यों रही है? बेटा, मुझे कैंसर है 3rd स्टेज का। डॉक्टर कह रहे हैं अगर जल्दी इलाज शुरू नहीं हुआ तो। ओह माय गॉड, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, इलाज के लिए करीब 5 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है, घर भी गिरवी रख दिया है। मैं रीटा से मिलना चाहती थी, शायद तुम दोनों मेरी मदद कर सको। आंटी जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। निधि चुपचाप खड़ी राहुल की तरफ देख रही थी। उसे पता था कि राहुल के पास भी इतने पैसे नहीं थे। बेटा प्लीज मेरी मदद करो। मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। मुझे रीटा से मिलना है। आंटी जी, आप परेशान मत होइए, मैं आपके इलाज का पूरा खर्चा उठाऊंगा। सच बेटा, तुम सच में मेरी मदद करोगे? हाँ आंटी जी, आप निश्चिंत रहिए, कल ही मैं अस्पताल में बात करूंगा। राहुल, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? निधि, वो चाहे जैसे भी हो, लेकिन एक इंसान है, मैं उन्हें मरने नहीं दे सकता। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम सच में बहुत अच्छे हो। निधि की आंखें नम हो गई थी। उसे राहुल की इंसानियत पर गर्व हो रहा था। अगले कुछ दिनों में निधि ने रीटा की माँ का पूरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। सुबह राहुल ऑफिस जाता तो निधि पूरा दिन उनकी सेवा में लगी रहती। आंटी जी, दवाई का समय हो गया, ये लीजिए पानी के साथ। थैंक यू बेटा, तू सच में बहुत अच्छी है। भगवान तेरा भला करे। आप ऐसे मत कहिए। आप खाना क्या खाएंगी? मैं आपके लिए खिचड़ी बना दूं? हाँ बेटी, जो तू ठीक समझे। तेरे हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। दोपहर को निधि रीटा की माँ के लिए खाना बनाती, उन्हें खिलाती, उनकी दवाइयां समय पर देती। शाम को जब राहुल ऑफिस से आता तो घर साफ सुथरा मिलता। तुम सच में बहुत मेहनत कर रही हो निधि, थैंक यू। कोई बात नहीं राहुल, ये मेरा फर्ज है। एक दिन शाम को राहुल ऑफिस से आता है तो रीटा की माँ उदास बैठी थी। क्या हुआ आंटी जी, तबीयत तो ठीक है ना? बेटा राहुल, मुझे रीटा से बात करनी है, प्लीज उसका नंबर दो। मैं अपनी बेटी से बात किए बिना नहीं रह सकती। आंटी, वो बहुत बिजी रहती है। नहीं बेटा, मैं उससे बात करूंगी, तुम मुझसे फोन लगा दो। मैं अपनी बेटी की आवाज सुनना चाहती हूँ। निधि रसोई में खाना बना रही थी, वो सब सुन रही थी और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अच्छा आंटी, कल उससे बात करवा दूंगा। नहीं, आज ही, अभी मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन और जिंदा रहूंगी। लेकिन आंटी जी। राहुल, तुम मुझसे कुछ तो छुपा रहे हो। रीटा कहाँ है, सच बताओ मुझे। निधि रसोई से बाहर आती है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। राहुल, अब तुम्हें सच बताना होगा। निधि, तुम रसोई में जाओ। निधि को राहुल का ये रवैया अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि राहुल अभी भी रीटा के लिए परेशान है। प्लीज राहुल, मुझे मेरी बेटी से मिलवाओ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। निधि वापस रसोई में चली जाती है, लेकिन उसका मन बहुत भारी हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल क्या करेगा। क्या फिर से वो रीटा से बात करेगा, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। रात को जब रीटा की माँ सो जाती है तो निधि राहुल के पास आती है। राहुल, अब तुम्हें सच बताना होगा, ये झूठ कब तक चलेगा? लेकिन निधि, उनकी तबीयत, वो सदमा नहीं सह पाएंगी। और मैं कब तक नौकरानी बनकर रहूंगी? राहुल, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम सही कह रही हो, कल मैं उन्हें सब बता दूंगा। अगले दिन राहुल रीटा की माँ के सामने बैठता है। आंटी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो बेटा। आंटी जी, रीटा ने मुझे छोड़ दिया था। वो किसी अमीर आदमी के साथ चली गई और मुझे नहीं पता वो कहाँ है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? और निधि मेरी पत्नी है, नौकरानी नहीं। मैंने उससे शादी कर ली है।
रीटा की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। राहुल उनका हाथ पकड़ता है। लेकिन आंटी जी, मैंने जो वादा किया है वो पूरा करूंगा। आपका इलाज मैं जरूर करवाऊंगा। तुम सच में बहुत अच्छे हो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। लेकिन अगले दिन से रीटा की माँ का व्यवहार बदल जाता है। वो निधि से ठीक से बात भी नहीं करती। आंटी जी, खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। तुम्हारे हाथ का खाना खाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। लेकिन आंटी जी, दवाई के साथ खाना जरूरी है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो मेरी बेटी की जगह ले ली ना। तुमने ही उसे भगाया होगा। आंटी जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूँ। चुप रहो। तुम जैसी लड़कियां दूसरों के घर तोड़ती है। तुम्हारा चक्कर राहुल से पहले से ही चल रहा होगा, मैं ही नहीं समझ पाई। निधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप रसोई में चली जाती है। राहुल ऑफिस में था और निधि को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शाम को राहुल ऑफिस से आता है तो रीटा की माँ बिस्तर पर कमजोर पड़ी थी। आंटी जी, अब ठीक तो है? इतनी कमजोर क्यों लग रही है? बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस मरना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? दवाई खाई आपने? नहीं बेटा, वो लड़की निधि, उसने मुझे दवाई ही नहीं दी। क्या? निधि? निधि रसोई से बाहर आती है। हाँ राहुल, तुमने आंटी जी को दवाई क्यों नहीं दी? राहुल, मैंने उन्हें 3 बार दवाई देने की कोशिश की, वो खुद ही नहीं खा रही थी। झूठ बोल रही है यह लड़की। इसने मुझे दवाई ही नहीं दी, खाना भी नहीं दिया पूरे दिन। दीदी, ये क्या बात है? एक बीमार इंसान के साथ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? राहुल, मैं सच कह रही हूँ, मैंने। बस, मुझे तुम्हारी बहानेबाजी नहीं सुननी। तुम्हें रीटा की माँ से जलन हो रही है, इसलिए तुम ऐसा कर रही हो। राहुल, तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि आंटी जी की हालत क्या है। तुम्हें शर्म नहीं आती? बेटा राहुल, छोड़ो, शायद ये लड़की भूल गई होगी। नहीं आंटी, ये गलत है। दीदी, अब से तुम आंटी जी का पूरा ध्यान रखोगी, समझी? हाँ, समझ गई। निधि अपने कमरे में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि राहुल ने उस पर इतना गुस्सा किया। हे भगवान, मैंने क्या गलती की? राहुल ने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया। रीटा की माँ अपने बिस्तर पर एक धूर्त मुस्कान के साथ लेटी थी। उन्हें अपनी चाल कामयाब होती दिख रही थी। अगले कुछ दिनों तक निधि चुपचाप सारी प्रताड़ना सहती रही। रीटा की माँ का व्यवहार और भी खराब होता जा रहा था, लेकिन निधि कुछ नहीं कहती थी। एक रात अचानक रीटा की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। राहुल, राहुल जल्दी उठो, आंटी जी की तबीयत। राहुल तुरंत उठता है और एम्बुलेंस बुलाता है। अस्पताल में डॉक्टर उन्हें देखता है। इनकी हालत बहुत गंभीर है, इन्हें तुरंत ब्लड चढ़ाना होगा। ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है। डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, मैच नहीं होगा। ब्लड बैंक में अभी ये ग्रुप उपलब्ध भी नहीं है, किसी और का चेक करवाइए जल्दी। डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, मैं अपना खून दे सकती हूँ। दीदी तुम? हाँ राहुल, जान बचाना ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर तुरंत निधि का ब्लड लेता है और रीटा की माँ को चढ़ाया जाता है। कुछ घंटों बाद रीटा की माँ की हालत स्थिर हो जाती है। अगली सुबह जब रीटा की माँ को होश आता है तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपकी बहू ने अपना खून देकर आपकी जान बचाई है। कौन? निधि ने? हाँ आंटी जी, निधि ने बिना एक पल सोचे अपना खून दे दिया। रीटा की माँ की आंखों में आंसू आ गए। निधि अस्पताल के बाहर बैठी थी। रीटा की माँ उसे बुलाती है। निधि, बेटा पास आ। निधि धीरे धीरे पास आती है। रीटा की माँ उसका हाथ पकड़ लेती है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। तू मेरी असली बेटी है। रीटा ने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन तूने मेरी जान बचाई। आंटी जी, आप ऐसा मत कहिए, आप मेरी माँ जैसी हैं। निधि, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, तुम पर गुस्सा किया, मैं बहुत गलत था। सब ठीक है राहुल, अब सब ठीक हो जाएगा। कुछ हफ्तों बाद रीटा की माँ की तबीयत बेहतर हो जाती है। एक दिन वो अपना सामान बांधने लगती है। आंटी जी, अब कहाँ जा रही है? बेटा, अब मुझे अपने गांव जाना चाहिए। तुम दोनों को अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। नहीं आंटी जी, आप यहीं रहिए ना। नहीं बेटा, तुम दोनों खुश रहो।
भगवान तुम्हारी जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। दीदी तो सच में हीरा है। राहुल और निधि दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रीटा की माँ उन दोनों को आशीर्वाद देकर चली जाती है। अरे मालती, तू सुबह हमारे दरवाजे पर खड़ी होकर क्या कर रही है? कुछ नहीं आंटी, मैं तो बस वो आस्था से मिलने आई थी। वो है घर में? हाँ, घर में ही है। कर रही होगी कुछ ना कुछ। अपना अलग ही दिमाग दौड़ाती रहती है, कभी मेरी सुनती ही नहीं। क्या हुआ आंटी? आस्था तो कितनी होशियार है। अरे कैसी होशियार, कल शाम को खाने में इतना नमक डाला कि अभी तक बीपी हाई हो रहा मेरा। अरे आंटी, हो जाता है कभी कभी, मैं उससे मिल लेती हूँ। ठीक है, जा। मालती आस्था से मिलने के लिए उसके कमरे में आती है। सुबह सुबह पड़ोसन घर में क्या बात हो गई? अरे यार, ये बिट्टू को स्कूल भेजना है, तो जरा ये नोटिस पढ़ के उसका जवाब लिख दे। मेरी इंग्लिश कुछ खास नहीं है। अभी लिख देती हूँ। अच्छा हुआ जो तुम इस घर में शादी करके आ गई, नहीं तो तुम्हारी जैसी पड़ोसन कहाँ ढूंढती मैं। अब चलती हूँ, बाय। मालती अपने घर लौट जाती है और आस्था अपने पति अमित के पास आती है। अमित लैपटॉप में लगा हुआ था। अरे यार, अब फिर से मैं ये नहीं झेल सकता। क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तुम अपना काम करो ना यार, मेरे काम पर ध्यान मत दो। लेकिन आप मुझे बता सकते हैं, शायद मैं कोई हेल्प कर पाऊं। जितनी देर मैं तुम्हें बताऊंगा ना, उतने टाइम में तो मैं अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लूंगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हाँ, तुम जाओ, जाकर नाश्ता बनाओ। और सुनो, हल्का नाश्ता ही बनाना, तुम्हारा हैवी नाश्ता खाकर ऑफिस में नींद आती है। ठीक है, लाइट ही बनाऊंगी। हाँ, एक ही काम है घर संभालने का, वो भी तुमसे नहीं हो रहा है। सही है। आप सुबह सुबह मुझे क्यों सुना रहे हैं? मैंने तो बस पूछा ही था कि क्या बात है। बहू, अब तू बहस ही करती रहेगी या कमरे से बाहर भी आएगी? रोज सुबह का हो गया है तुम दोनों का, जब देखो किसी न किसी बात पर चिक चिक। आ रही हूँ मम्मी जी। आस्था कमरे से बाहर आती है और देखती है कि जेठानी के बेटे ने हॉल में अपने प्रोजेक्ट का सामान फैला रखा है। अरे तुम क्या कर रहे हो? आज स्कूल नहीं गए? नहीं चाची, मेरा प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए आज नहीं गया। अरे बस इतना सा काम था, तुम रात में बता देते, मैं बनवा देती तुम्हारा प्रोजेक्ट। क्या सच में चाची, आपको आता है ये सब काम? अरे करण, तू क्या बातों में लगा हुआ है? चुपचाप काम करना। चाची को क्यों परेशान कर रहा है? उन्हें थोड़ी ना ये सब आता होगा। आस्था अपनी जेठानी की बात सुनकर चुपचाप किचन में आ जाती है, जहां पर उसकी सास उसका इंतजार कर रही थी। आ गई बहू। अब सुन, जल्दी से नाश्ता तैयार कर ले, मैंने चाय बना दी है। ठीक है मम्मी जी, आप जाइए। आस्था नाश्ते की तैयारी करने लगती है कि तभी उसका फोन बज उठता है। अरे सुबह सुबह कंचन का फोन। हेलो आस्था, बहन यार मेरी मदद कर दे, वरना आज तो मेरी सास मुझे खा जाएगी। क्या हुआ? तो इतना डर क्यों रही है? यार मैंने ना गलती से सब्जी में ज्यादा तेल डाल दिया, अब क्या करूं? मेरी सास ने देखा ना तो इतनी तेल की बर्बादी देखकर उन्हें तो हार्ट अटैक आना ही है और मुझे भी दे देंगी। बस इतनी सी बात, थोड़ा चलकर और सब्जी को भी ठंडा होने दे, अपने आप तेल ऊपर आ जाएगा, फिर निकाल देना। हैं? इतना आसान था? मुझे तो ये आइडिया आया ही नहीं। क्योंकि तू टेंशन में थी ना, दिमाग शांत रखकर काम किया कर। यार तू मेरी कितनी हेल्प करती है, इतना दिमाग आया कहाँ से तेरे में? तू तारीफ कर रही है। हाँ यार, तेरी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ठीक है, बाय बाय, अब मुझे काम करने दे। आस्था फोन रख देती है और काम में लग जाती है। तभी उसकी जेठानी किचन में आती है और कहती है, देवरानी जी, क्या बना रही हो नाश्ते में? पोहा बना रही हूँ, इन्होंने कहा कि हल्का नाश्ता करना है। अच्छा, और हम सबका नाश्ता? आप लोग भी हल्का कर लीजिए, नाश्ता ही तो है, लंच थोड़ी ना। देवरानी जी, आप बोलती बहुत हैं, जब नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी आपकी है तो फिर सबकी पसंद का बना दीजिए ना। दीदी, मैं ज्यादा नहीं बोलती, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सबके लिए अलग अलग नाश्ता बनाऊंगी तो फिर लंच तक वो सब रखा ही रहेगा। आप बनाइए ना, उसे खत्म कैसे करना है वो हम देख लेंगे। करण को पास्ता खाने का मन है और मुझे पराठे। आप हम दोनों के लिए अलग अलग नाश्ता बनाइए,
तब तक मैं बाकी लोगों से पूछ लेती हूँ क्या खाएंगे। ठीक है। आस्था चुपचाप अपने काम में लगी रहती है और 10 बजे तक सबके लिए अलग अलग तरह का नाश्ता तैयार करती है। बहू, ये क्या, आज तो तुमने होटल ही खोल दिया है घर में। इतना नाश्ता कौन खाएगा? पापा जी, आप ही ने तो कहा था आपको साबूदाने की खिचड़ी खानी है तो आपके लिए बनवा दी। अच्छा किया, लेकिन मैं तो 1 कटोरी खाऊंगा। ये तो भर के बना दी है। देवरानी जी को कोई अंदाजा ही नहीं है काम का, किसको कितना चाहिए। अब खा लीजिए, मैं कल से सबके लिए 1-1 कटोरी नाश्ता बना दूंगी। हाँ, अब जितना जल्दी हो आप भी काम सीख लो। ससुराल चलाने में कॉलेज की डिग्री काम नहीं आती है। सही बात कही बड़ी बहू तूने। अब यहाँ पर हम सब पढ़ाई लिखाई थोड़े ना देख रहे। अब इतना नाश्ता बना दिया है, खाना कम ही बनाना बहू। मम्मी जी, मैं तो कह रही हूँ खाने में भी यही खा लेंगे, क्या होगा इतने नाश्ते का। ठीक है। तो आज मैं थोड़ा फ्री हो गई, अपने मायके हो आऊंगी, शाम तक लौट आऊंगी मम्मी जी। हाँ हाँ, चली जा, कोई बात नहीं। ओह, तो इसलिए इतना नाश्ता बनवाया गया। आस्था चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है, तभी उसकी पड़ोसन मालती उसके घर आती है। अरे मालती, क्या हुआ? इधर उधर क्या देख रही है? कुछ नहीं आंटी जी, आस्था कहाँ है? उससे तुझे क्या काम पड़ गया? काम वाम तो कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मिलने आ गई थी। अपने कमरे में होगी, चली जा। मालती सीधा आस्था के कमरे में आती है और दरवाजा बंद कर देती है। अरे मालती, क्या हुआ? धीमे बोल। अरे मालती, क्या हुआ? मैं ना अपनी मासी की साड़ी को प्रेस कर रही थी और मुझसे चल गई, अब क्या करूं? दिखा तो। मालती साड़ी आस्था को दिखाती है और आस्था साड़ी का छेद देखकर हंसने लगती है। अरे कितनी मस्त डिजाइन दी है तूने, प्रेस छाप दी पूरी। तू हंस मत यार, कुछ आइडिया दे। सुन, ये पल्लू पर जलाई है तूने तो आराम से ठीक हो जाएगी। किसी पुरानी साड़ी से बढ़िया सी डिजाइन काट कर इस पर जोड़ दे, नया लुक आएगा और तेरी सास खुश हो जाएगी। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है, अब जल्दी से कर भी दे। क्या कर दूं? इसे ठीक। लेकिन मुझे बहुत काम है, बर्तन धोने हैं। वो मैं कर दूंगी, तू ये कर दे बस और मेरी जान बचा ले। तू शांति से बैठ, मैं अभी कर देती हूँ। आस्था झटपट सिलकर साड़ी को ठीक कर देती है। थैंक यू सो मच यार, सच में तू मेरे बहुत काम आती है। कोई बात नहीं, तू मेरी दोस्त है, आधी रात को भी याद कर सकती है मुझे तो। छोटी बहू, ओ छोटी बहू। चल अब मैं काम कर लूं, मम्मी जी याद कर रही है मुझे। मैं भी जाती हूँ। हाँ। मालती अपने घर लौट जाती है और आस्था बाहर आती है। जी मम्मी जी। बहू, किचन में बर्तन पड़े हैं, लेकिन तुम्हें तो गप्पे लड़ाने से ही फुर्सत नहीं है। नहीं मम्मी जी, गप्पे नहीं लड़ा रही थी। हाँ, लेकिन जबान चला रही हो। चलो अब किचन का काम निपटा लो पहले। बड़ी बहू अपने मायके चली गई है, शाम तक आएगी। ठीक है। वैसे मम्मी जी, मैं क्या बोल रही थी कि अगर हम बर्तन धोने वाली मशीन लगवा लें तो कैसा रहे? ठंडाने वाली है, काम आसान हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है, हाथ पैर चलाती रहेगी तो शरीर ठीक रहेगा। बस काम चोरी का बहाना ढूंढती रहो। ये घर वालों को मेरी कोई बात ठीक ही नहीं लगती है। आस्था किचन में आकर काम करने लगती है, तभी उसे बाहर से ससुर जी की आवाज सुनाई देती है। वो फोन पर किसी से बात कर रहे थे। अरे, हिसाब में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई? मैंने तो सब कुछ ठीक ठाक लिखा था, अब दोबारा सारा हिसाब देखना पड़ेगा। क्या हुआ पापा जी, आप टेंशन में क्यों हैं? कुछ नहीं बहू, ये दुकान के हिसाब में जरा सी गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़, मुझे बताइए। बहू, आज तक मैंने कभी दुकान के हिसाब किताब के बारे में पूछा ना बड़ी बहू ने कोई दखल दिया आदमियों के कामों में, और तू ऐसे ही पूछ रही है। कोई जरूरत नहीं है हिसाब किताब जानने की। अरे पर मम्मी जी, मैंने MBA किया हुआ है,
मैं थोड़ा बहुत तो समझ रखती हूँ। बहू, तुझे पढ़ाई लिखाई ही करनी थी तो अपने पापा को शादी के लिए मना करना था ना। हमें घरेलू बहू चाहिए, कोई बाहर काम करने वाली नहीं। भूल जा अपना MBA वेमबीए। आस्था एक बार फिर चुप होकर अपने कमरे में आ जाती है। तभी करण वहां आता है। चाची, आप कुछ कर रहे हो? नहीं तो बताओ, मैं तो फ्री हूँ। चाची, अब मुझे आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? मुझे तो साइंस पसंद है। तो फिर क्या कंफ्यूज हो ना, साइंस लो ना। ठीक है, मेरा मन भी यही कहता है। करण बाहर चला जाता है और शाम के समय खाने की टेबल पर सभी लोग बैठे हुए थे। और करण, कुछ सोचा क्या सब्जेक्ट लेना है आगे? हाँ चाचू, मैं तो साइंस पढ़ूंगा। किसने कहा तुम साइंस पढ़ रहे हो? मैंने चाची से पूछा, वो भी यही कह रही थी। हाँ, जैसे तुम्हारी चाची को बड़ा पता है। तुम्हारे मामा लोग सब मैथ से पढ़ रहे हैं, तुम भी वही स्ट्रीम लोगे, समझे? लेकिन मम्मी, मुझे पसंद नहीं है मैथ्स। मैंने कह दिया ना, तुम मैथ ही लोगे और बस बात खत्म। देवरानी जी, आप मेरे बच्चे के दिमाग में उल्टा सीधा ना भरा करो। मुझे पता है उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। पर साइंस में क्या बुराई है, उसे मेडिकल फील्ड में जाना है। नहीं, वो अपने पापा की तरह इंजीनियर ही बनेगा। आप उसकी पढ़ाई के बारे में मत सोचो। ठीक है। क्यों बोलती हो तुम किसी के बीच में? भाभी देख लेंगी ना करण के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। अरे पर मैं तो सजेशन दे रही थी ना। नहीं चाहिए तुम्हारे फ्री के सजेशन किसी को। लाओ एक रोटी दो। आस्था सभी को खाना परोसने लग जाती है। उसका मूड खराब हो चुका था। वो छत पर आ जाती है, टहलने लगती है। यहाँ तो कोई मेरी बात ही नहीं सुनता है। जब मैथ लेकर परेशान होगा तब सबको समझ आएगा। आस्था मन ही मन बड़बड़ा रही थी, तभी उसकी पड़ोसन भी अपने घर की छत पर आती है। अरे आस्था, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। मैं तुम्हें ही कॉल करने छत पर आई थी। क्या हुआ? क्या बताऊं यार, बड़ी टेंशन चल रही है। तो कुछ बता, क्या करूं? क्या हुआ, बात तो बता। बच्चों की स्कूल फीस, घर के खर्चे, सास ससुर की दवाइयां और घर में कमाने वाले बस ये। ना तो हमारी कोई सेविंग हो पाती है, ना हाथ में 2 पैसे बचते हैं। ये सिचुएशन तो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आराम से संभाल सकते हैं इसे। कैसे? देख, अब स्कूल इतना भी दूर नहीं है, यहाँ से तो वॉकिंग डिस्टेंस पर है। फिर भी तुम्हारे घर स्कूल बस आती है। इससे अच्छा बच्चों को तुम ही छोड़ आया करो। बात तो ठीक है, पर इससे कितने ही पैसे बचेंगे? बस 3,000? महीने के 3,000 भी बचाओगी तब भी बहुत है। बात तो ठीक है। बाकी तुम भी वर्क फ्रॉम होम भी तो कर सकती हो, उसमें थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम होगी। तूने तो मेरी आधी टेंशन खत्म कर दी। मैं तो ऐसे ही परेशान हो रही थी। अच्छा चल, गुड नाइट। गुड नाइट। आस्था नीचे जाती है और अपने कमरे में जाती है। इतनी देर क्यों लगा दी छत पर? वो किरण को कुछ टेंशन थी तो उसी से बात करने लगी थी। अच्छा, अब तुम दूसरों की टेंशन भी दूर करने लगी हो। खुद का तो कोई काम संभलता नहीं तुमसे। कौन सा काम रह गया अब? कल ऑफिस की मीटिंग में मुझे व्हाइट शर्ट पहननी है, तुमने प्रेस कर दी? अरे नहीं, मैं तो ये भूल ही गई। लो, अब खुद ही देख लो। दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट लेने से अच्छा अपनी लाइफ देख लो, कुछ भला हो जाएगा। एक शर्ट ही तो है, उसमें इतना ताना मारने की क्या जरूरत है? कभी कभी तो आप मुझे दूसरी सास लगते हैं। ठीक है, अब काम करने दो मुझे। अमित अपने काम में लग जाता है और आस्था उसके कपड़े प्रेस करने में। अगले दिन ऑफिस की मीटिंग में। आप सभी को पता है हमारी कंपनी कितनी लॉस में चल रही है, फिर भी आप लोग अपने अपने लैपटॉप पर गेम खेलते हुए नजर आते हैं। नहीं बॉस, मैं कोई गेम नहीं खेल रहा था। मैंने नाम लिया तुम्हारा। सॉरी बॉस। अगर आप लोगों ने इस हफ्ते तक कंपनी को वापस लाइन पर लाने का कोई ढंग का आइडिया नहीं लगाया ना, तो मजबूरी में मुझे आधे स्टाफ को हटाना पड़ेगा। नहीं नहीं बॉस, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा होगा। अब अगली मीटिंग अगले हफ्ते होगी। अमित बाहर आकर काम करने लगता है, तभी उसे आस्था का कॉल आता है। एक तो इतना टेंशन है, ऊपर से ये कभी भी कॉल कर देती है। हाँ बोलो, क्या काम है? क्या हुआ, कोई परेशानी है? अरे यार, बंदा ऑफिस में है, काम कर रहा है, तुम्हें कॉल करने की क्या जरूरत है? मैंने तो बस ये कहने के लिए कॉल किया था कि 2 दिन बाद मुझे अपनी
फ्रेंड के बेटे के बर्थडे में जाना है। आप आज लेकर चलोगे इसके लिए गिफ्ट लेने? तुम्हें जाना है अकेले जाओ, अभी कंपनी बहुत लॉस में चल रही है, ये नौकरी भी जा सकती है, तुम फालतू खर्चे मत करो। ठीक है। आस्था फोन काट देती है और बाहर आ जाती है। मम्मी जी, मैं क्या बोल रही हूँ कि ये तो नौकरी कर ही रहे हैं, अगर मैं भी नौकरी कर लूँ तो डबल कमाई हो जाएगी। हमारे यहाँ कोई बहू बाहर नहीं जाती काम करने, तुम्हारे पास इतना ही फ्री टाइम है तो घर में ही कुछ ना कुछ काम कर लिया करो। इस बार पापड़ नहीं बने हैं, वो बना लो। यहाँ कोई मुझे सीरियस ही नहीं लेता और बाहर के लोग मुझे थैंक यू कहते नहीं थकते। घर की मुर्गी दाल बराबर ही होती है। अब क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं। आस्था अपने कमरे में आ जाती है और लैपटॉप खोलकर बैठ जाती है। तभी उसे एक वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन दिखता है और वो अप्लाई कर देती है। वर्क फ्रॉम होम तो कर ही सकती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा, ऐसे ही किचन में घुसे रहने से कुछ नहीं होगा। आस्था वर्क फ्रॉम होम करने लगती है और 1 हफ्ते में ही उसकी परफॉर्मेंस से खुश होकर उसे उसका बॉस कंपनी में बुलाता है। अमित, आज मुझे कहीं जाना है, आप साथ में चलोगे? मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ? ऑफिस। हाँ तो मुझे ऑफिस जाने दो, आज पता चल जाएगा काम पर रहूंगा भी या नहीं। कल से पूरा फ्री हो जाऊंगा, तब चलना जहाँ जाना हो। ठीक है, जाइए, मैं तो अकेले ही चली जाऊंगी। अमित ऑफिस चला जाता है और उसके बॉस मीटिंग बुलाते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट मीटिंग में कहा था, आज कोई ना कोई काम छोड़ कर जाएगा। जी बॉस। तो आप लोगों को अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को उससे मिलवाना चाहता हूँ जिसने हमारी डूबती नैया को पार लगाया है। क्या बात कर रहे हैं बॉस? कौन है ऐसा टैलेंटेड आदमी? कोई आदमी नहीं, बल्कि मेरी पर्सनल फाइनेंशियल कंसल्टेंट आस्था। आस्था? आस्था, यहाँ आओ और सबको फाइनेंस टिप्स दो। आस्था सबके सामने आती है और उसे देखकर अमित चौंक जाता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है। आस्था प्रेजेंटेशन देती है और घर आ जाती है। शाम को अमित घर आकर सीधा आस्था के पास आता है। तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे ही बॉस के लिए काम कर रही हो। आपने कभी मेरी बातों को सीरियस लिया? मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती ना। नहीं यार, तुम्हारी प्रेजेंटेशन देखकर तो लगा ही नहीं कि तुम इतनी नॉलेज रखती हो। मेरी MBA की डिग्री सिर्फ देखने की नहीं है। हाँ, मुझे अभी समझ आया। सॉरी, जो आज तक मैंने तुम्हें इग्नोर किया। कोई बात नहीं, अब तो हम साथ ही काम करने वाले हैं। कोई भी एडवाइस चाहिए हो बता देना। जरूर जरूर। अगले दिन सुबह सुबह ससुर जी ने सभी लोगों को इकट्ठा किया और बोले, मैं सोच रहा हूँ अब हम नई गाड़ी खरीद लेते हैं। क्या लगता है तुम लोगों को कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? पापा जी, इलेक्ट्रिक कार ले लीजिए, वैसे भी पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है। बहू, तेरे ससुर जी कर रहे हैं ना बात, ये सब आदमियों की बातें हैं, तू बीच में मत बोला कर। क्यों मम्मी, क्यों ना बोले वो बीच में? क्या वो इस घर की मेंबर नहीं है? क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं मम्मी, आस्था सही कह रही है, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही सही चल रहे हैं, हमें इलेक्ट्रिक कार ही लेनी चाहिए। ठीक है, अब तू कह रहा है तो सही ही होगा। सभी लोग आस्था की बात मानकर इलेक्ट्रिक कार ही खरीद लेते हैं। सुनो ना आस्था, थोड़ी हेल्प कर दो यार, ये पापा ने अपनी दुकान का हिसाब और पकड़ा दिया है मुझे। लाओ, अभी कर देती हूँ। अरे अमित, हिसाब हो गया या नहीं? हो गया पापा जी, और ये सारा हिसाब मैंने लैपटॉप में सेव कर दिया है, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। अपनी दुकान के लड़कों को कहिए सब कुछ डिजिटल ही सेव करे। हाँ पापा, ये पेन कॉपी पर हिसाब करने वाले जमाने चले गए अब, आस्था सही कह रही है। देवर जी, आजकल आप बड़े वकील बनने लगे हैं आस्था के। हाँ तो मेरी पत्नी है इतनी टैलेंटेड, आप लोग बस देख नहीं पा रहे कि कितनी काबिल है वो। अरे करण, क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? मम्मी, मुझे मैथ नहीं पढ़ना है, मुझसे नहीं होगा। ठीक है तो मत पढ़, जो मन में आए वो कर। कोई बात नहीं भाभी, मुझे भी लगता है आस्था ने ठीक कहा है, वो साइंस ही अच्छे से पढ़ पाएगा। ठीक है भाई, अब हम तो पुराने जमाने के हो गए, हमारी कौन सुनेगा? बिल्कुल सुनेंगे दीदी, आप भी अपडेट कीजिए अपने आप को। हाँ अच्छा आस्था, अब चलो मेरी हेल्प करो ना, आप लोग आस्था को डिस्टर्ब मत करना। अब नहीं कर रहे डिस्टर्ब, ले जा अपनी बीवी को। आस्था अमित को अपने लिए स्टैंड लेते देखकर मन ही मन खुश होती है और सोचती है, चलो देर आए दुरुस्त आए, अब तो लगता है मेरी भी बातें सुनी जाएगी इस घर में।